एक था बादशाह से शिकार खेलने का बहुत शौक था। हर दूसरे तीसरे दिन अपने अमीरों और वजीरों के साथ आसपास के जंगलों में चला जाता और हुरनों, हुरनियों और दूसरे जंगली जानवरों का शिकार खेला करता। उस बादशाह को घोड़े पालने का भी बहुत शौक था। जहां कहीं भी कोई चालाक और फुर्तैला घोड़ा उसे नजर आ जाता, जेठ उसके मालिक से सौदा तय कर लेता और उसे मुना मांगी कीमत देकर घोड़ा खरीद लिया। एक दिन करना खुदा का क्या हुआ कि उस बादशाह के दरबार में अरब के एक मुल्क से घोड़ों का एक सौदागर आया। झुक कर आदाब बजा लाया और अर्ज की, हुजूर आलम पनाह, गुलाम एक घोड़ा लाया है, आप उसे देखकर जरूर खुश होंगे। ऐसा फुर्तैला घोड़ा के पल भर को उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते, आंख के एक इशारे पर हुआ से बातें करने लगता है। लेकिन हुजूर, उस घोड़े में एक नक्स भी है। ये मिजाज का बहुत कड़वा भी है, बदकता बहुत ज्यादा है, किसी को भी अपने पास आसानी से फटकने नहीं देता, हर वक्त दुलतियां चलाया करता है, हती कि वो अपने साय से भी बदक जाता है। अगर हुजूर उस घोड़े को देखना पसंद फरमाएं तो गुलाम हाजिर कर सकता है। बादशाह ने अरब के सौदागर से घोड़े की तारीफ सुनी, ओवर हंसकर कहा, ओ मियां सौदागर, तुम बेफिक्र होकर अपना घोड़ा ले आओ, हमने यहां बड़े बड़े टेढ़े घोड़ों को सैधा कर डाला है। दूसरे दिन अरब सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। घोड़े को देखकर बादशाह की बाछें खुल गईं। ऐसा खूबसूरत और पुरतेला घोड़ा बादशाह ने अपनी उम्र में पहले कभी न देखा था। बादशाह ने खुश होकर सौदागर को इनाम से माला माल कर दिया और घोड़ा अपने मुलाजिम के हवाले करते हुए कहा, इस घोड़े को शाही उस्तबल में ले जाओ और उसके लिए चारे का इंतजाम करो। कुल हम इस घोड़े पर सवारी करेंगे और अपने अमीरों और वजीरों के साथ शिकार खेलने के लिए जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सवीरे प्रोग्राम के मुताबिक बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर अमीरों, वजीरों और सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए रवाना हो गया। कुछ देर तो खैर खैरियत से गुजर गई, लेकिन बादशाह एक शेर का शिकार कर रहा था तो एकदम शेर बादशाह की तरफ झपटा। शेर के झपटने से बादशाह का अरबी घोड़ा अचानक भड़क उठा और बादशाह को जमीन पर पटक कर सरपट एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। जब बादशाह के सिपाही उसकी मदद को पहुंचे, शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया था और के दंड और खाक अपने तेज दांतों से उसकी बाएं टैंक बुरी तरह से चबा डाली। बादशाह के साथी उसे उठाकर महल में लाए और फौरा शाही हकीमों और वीदों को बुलाया गया। हकीमों और वीदों ने इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश उठा न रखी, लेकिन बादशाह की टांग शेर ने बुरी तरह से कुचल दी थी कि वो अच्छी ना हो पाई। और आखिर सब हकीमों और वीदों ने यही फैसला किया कि बादशाह की जान उसी सूरत में बच सकती है कि उसकी टांग काट दी जाए। चुनानिचा हकीमों और वीदों ने एक ऑपरेशन करके बादशाह की टांग काट दी। थोड़े ही दिनों के अंदर टांग का जख्म भर गया और बादशाह बिल्कुल सेहतयाब हो गया। लेकिन एक टांग कट जाने का बादशाह को बहुत सदमा था। अब वो हर वक्त उदास और गमगीन रहने लगा था। अब उसने शिकार पर जाना भी छोड़ दिया था। हर वक्त मुसारी पर खामोश पड़ा रहता था। इस बादशाह की मरी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। उसका नाम मुजमे था। ये अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी। उसका दिल बहलाने के लिए घंटों उसकी मुसारी के पास बैठी रहती और सतार बजा बजाकर अपनी मीठी और सुरीली आवाज से उसको प्यारे प्यारे गीत सुनाया करती। लेकिन उसका गम किसी तरह दूर ना होता था। बादशाह के महल से दूर एक पहाड़ी थी। उस पर एक बढ़ा रहता था जो बहुत अक्लमंद और दाना था। दूर दूर से लोग उसके पास आते और अपनी मुसीबतें बयान करते और ये दाना आदमी उनको बहुत मुफीद मशूरे देकर उनकी जरूरतें पूरी किया करता। एक दिन बादशाह के वजीरों ने आपस में बैठकर सलाह मशूरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस बड्ढे को बुलाना चाहिए, शायद ये बादशाह का गम दौर कर सके। जब बड्ढा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे इज्जत से अपने पास बैठाया और कहा, बड़े मियां, तुम मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा दाना और अक्लमंद हो। अगर तुम किसी तरह मेरा गम दौर कर दो तो मैं तुमको अपनी आधी बादशाहत दे दूं। गावर अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। बड्ढे ने मुस्कुराकर बादशाह से कहा, हुजूर, मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया में रहता हूं। मैं तख्त व ताज लेकर क्या करूंगा? मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन इसी बरस के करीब हो चुकी है
और शहजादी अभी जवान है। भला बढ़े और जवान का कभी साथ हुआ है? आप ऐसा कीजिए कि अपने मुल्क में ढंढोरा पटवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत के लिए नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत इनाम में दे देंगे और उसके साथ अपनी बेटी की शादी भी कर देंगे। क्या मालूम कोई ऐसा अक्लमंद और बहादुर नौजवान मिल जाए जो हुजूर की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये सुनकर बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बोला, बहुत खूब, मुझे तुम्हारी ये राय बहुत पसंद आई है, मैं अभी उसका इंतजाम करता हूं। दूसरे दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारे शहर में यह ढंढोरा पटवा दिया गया कि जो कोई हमारे लिए एक नई टांग लेकर आएगा, माँ बदौलत उसे आधा तख्त और अपनी बेटी की शादी भी उससे करेंगे। ये ढंढोरा सुनकर सैकड़ों लोगों का जी ललचाया और वो जल्द जल्द टांगे बनाने लगे। चंद दिन बाद सैकड़ों लोग मसनूई टांगे लेकर बादशाह के महल के सामने आजमा हुए और लगे एक दूसरे को धक्के देने और चला चलाकर कहने लगे, बादशाह, सलामत टांग हाजिर है। हुजूर, मैंने बहुत अच्छी टांग बनाई है, आपको यकीन पसंद आएगी। हर शख्स की यही कोशिश थी कि मैं सबसे पहले बादशाह के सामने पहुंचूं और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके बहुत सा इनाम बाकराम हासिल करूं। लोगों ने उतना शुरोगल मचा रखा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। महल के दारोगा ने उन्हें जबरदस्त डांट पलाई और कहा, अगर तुम लोग चुप ना होगे तो मैं अभी तुम सब लोगों के सर उड़ा दूंगा। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया, आन्हें एक एक करके हमारे सामने ले आओ। पहला शख्स बादशाह सलामत के सामने पेश हुआ। वो लकड़ी की टांग बनाकर लाया था। कहने लगा, बादशाह सलामत, जरा उस टांग को तो आजमाइए, अगर ठीक ना आई तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। जब बादशाह ने वो लकड़ी की टांग अपनी कट्टी हुई टांग पर लगाई तो वो ऐसी भारी कि बादशाह को अपनी जगह से हिलना जलना दूभर हो गया। बादशाह गुस्सा से आग बगूला हो गया और उसने वही टांग उठाकर इस आदमी के सिर पर दे मारी। अब दूसरा आदमी हाजिर हुआ। ये टीन की बनी हुई टांग लाया था। देखने में तो ये टांग बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब बादशाह ने उसे अपनी कट्टी हुई टांग के ऊपर लगाया तो वो वहीं फिस कर रह गई। टांग लाने वाले आदमी के चेहरे पर हुवाइयां उड़ने लगीं और वो थर थर कांपने लगा। बादशाह के अमीरों और वजीरों ने बेहतरी कोशिश की कि किसी तरह ये टीन की टांग उतराए, लेकिन कुछ कामयाबी ना हुई। आखिर लोहार को बुलवाया गया और उसने बादशाह को इस मुसीबत से बड़ी मुश्किल से छुटकारा दिलाया। बादशाह इस तकलीफ के बाद सख्त आग बगूला हो रहा था। उसने हुक्म दिया, आज बदतमीज आदमी के गले में यही टीन की टांग बांधकर उसे बतखों वाले तालाब में फेंक दिया जाए। उसके बाद और भी बहुत से लोग टांगे लेकर बादशाह की खिदमत में पेश हुए। उनमें ऐसे भी बेखौफ लोग शामिल थे जो कि रोई और कपड़ों की टांगे बनाकर लाए थे और कई एक बांस की टांगे भी लाए थे। ये सिलसिला शाम तक जारी रहा। गरज तरह तरह की टांगे बादशाह सलामत की खिदमत में पेश की गईं, लेकिन सब की सब बेकार। चनांची उन टांगों के लाने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ और उन्हें धीके देकर महल से निकाल दिया गया। अब बादशाह फिर उदास उदास रहने लगा। वो सारा दिन गम की मूर्त बना तख्त पर बैठा खला में घूरता रहता, न किसी से बात करता, न कहीं आता न जाता, हर वक्त गम में डूबा रहता। महल में हर कोई उदास था। कई महीने बीत गए मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट न आई। शहजादी मोहजबें अपने बाप की ये हालत देखकर हर वक्त रोती रहती। दरबा के हकीमों और वेदों ने एक दूसरे से कहा कि अगर हमारा बादशाह सलामत इसी तरह उदास रहा और गम खाता रहा तो थोड़े ही दिनों के बाद मर जाएगा। उसी तरह कुछ उर्सा और गुजर गया। एक दिन बादशाह के दरबार में बहुत खूबसूरत नौजवान शहजादा हाजिर हुआ और बादशाह सलामत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने उस नौजवान को अपने पास बुलवाया और आने की वजह दरियाफत की। आसी वक्त बादशाह की बेटी मोहजबें भी अपने बाप के पास ही एक छोटे से खूबसूरत तख्त पर बैठी थी। वो खूबसूरत शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। शहजादे ने भी शहजादी को बड़े मोहब्बत भरे अंदाज से देखा और मुस्कुराने लगा। शहजादी शर्म आ गई। शहजादे ने कहा, बादशाह सलामत, इस गुलाम को आपके दुख दर्द का सब हाल मालूम है और मैंने आपकी उदासी और गम का राज भी मालूम कर लिया है। आप किसी वक्त अपने तमाम अमीरों और वजीरों को अपने पास बुला लें
उस वक्त मैं हुजूर की खिदमत से सचमुच की टांग पेश करूंगा। वो लकड़ी, टीन, कपड़े या रोई की ऐसी वाहियात टांग नहीं होगी, बल्कि खून और गोश्त की बनी हुई टांग होगी। बादशाह सलामत की आंखें शहजादे की बात सुनकर खुशी से चमक उठे। कहने लगा, है नौजवान, क्या तुम सच कहते हो? शहजादे ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या है? कुल उसी वक्त दरबार में हुजूर अपनी आंखों से ये देख लेंगे। ये कहकर शहजादे ने बड़े अदब के साथ झुककर बादशाह को सलाम किया और तेजी से दरबार से बाहर चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने सब अमीरों और वजीरों को दरबार में जमा कर लिया। बादशाह की बेटी मो, जब कल की तरह आज भी उसके पास एक छोटे से तख्त पर बैठी थी। सब लोग बहुत बेसब्री से शहजादे का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद नौजवान शहजादा दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का बक्स था। वो बादशाह के तख्त के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, लीजिए। बादशाह सलामत थी। यही वो खून और गोशत की बनी हुई टांग है जिसका कल मैंने आपसे वादा किया था। ये कहकर उसने लकड़ी का बॉक्स खोला और एक हिरन की टांग निकालकर बादशाह के सामने पेश कर दी। तमाम दरबार पर सुनाटा छा गया। अमीरों और वजीरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसने शहजादे की तरफ कहर भरी नजरों से देखा और फिर अचानक एकदम उसका सारा गुस्सा उतर गया और उसने जोर से एक कहकहा लगाया। ये देखकर दरबार के लोग पहले तो बहुत हैरान हुए, मगर जब उन्होंने बादशाह को हंसते देखा तो वो भी सब हंसने लगे और मोहजबे का तो यह हाल था कि हंसी के मारे दोहरी हुई जा रही थी। बादशाह ने कहा, आए नौजवान शहजादे, तुमने जिस होशियारी और अक्लमंदी से मुझसे शर्त जीती है, मैं उसकी दाद देता हूं और अब मैं कभी गमगीन न रहूंगा। कल शहजादी से तुम्हारी शादी होगी। दूसरे दिन शहजादे और मोहजिबे की शादी हो गई। उस रोज बादशाह ने अपने सब अमीरों और वजीरों की धूमधाम से जियाफत की और बादशाह मोहजिबे और शहजादे ने वो हिरन की टांग खूब मजे ले लेकर खाई।